दिया गया है और कभी भी कोई कार सेवा हो सकती है। जैसे आप वहां पे कार सेवा अयोध्या में हुआ, इसको लेकर के बहुत चकित नहीं होना चाहिए, इस पे पहले से इस पे सचेत रहना चाहिए। 10 मोहल्लों में तनाव करने की कोशिश हुई और मैंने देखा कि उन 10 मोहल्लों में जो हिंदू की तरफ से लड़ रहा था जो समाज, वह भी हिंदू समाज का पसमानदा था, और जो मुस्लिम समाज की तरफ से जिसके ऊपर उस लड़ाई में शामिल था या जो उत्पीड़ित हो रहा था, वह भी मुस्लिम समाज के अंदर का पसमानदा था। ये अजीब बात है, आप देखिएगा। और दोनों जगह अपर कास्ट बैक से इस सारी चीजों को जो है पूरा एक नियंत्रित कर रहा था। 2 मंत्री हैं यूपी में, जो है एक नीलकंठ तिवारी है मंत्री और एक रविंद्र जायसवाल करके वहां सरकार में मंत्री है। तो आप जब उन 10 जगहों का जांच करेंगे, कोई भी आप इस बात को देखिएगा, हम लोग उन 10 जगहों पे गए और उस मसले को हम लोगों ने उस पे लड़ने की कोशिश की, उसको उठाने की कोशिश की। उन सभी जगहों पे हमने देखा कि दोनों तरफ का पसमानदा ही आपस में, यानी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो क्या रहा है। ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आप देखिए, आप अली अनवर साहब बहुत विस्तार में बात करेंगे उस पर, लेकिन उस समाज का 95% हिस्सा जो है पसमानदा आता है, ओबीसी में आता है। मैं देख रहा हूं कि ये एक बहुत कमजोरी दिख रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि व्यापक बहुजन एकता बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम सो कॉल्ड हिंदू समाज के ओबीसी में जा रहे हैं। अब जैसे संविधान में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संविधान में है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये शब्द है संविधान में, ये शब्द है, और उसमें धर्म जो है वो न्यूट्रल है, धर्म न्यूट्रल है उसमें। लेकिन आप उसमें आप मुस्लिम समाज का, उसमें सिख समाज का, उसमें हिंदू समाज का, ये सवाल है। लेकिन समाज में क्या है इसको लेकर के, मैं जब सो कॉल्ड हिंदू समाज के अंदर के ओबीसी के बीच में आप जाइए तो उसको तो फीलिंग ही नहीं है कि हमारा भाई उधर भी है, वो मुस्लिम समाज के वो धार्मिक आवरण में ढका हुआ हमारा भाई उधर भी है, ये उसके अंदर फीलिंग नहीं है। ये बांटने वाली राजनीति के लिए बेहद मुफीद स्थिति है, बेहद सही स्थिति है, इसको फीलिंग ही नहीं है। और जब हम मुस्लिम समाज के अंदर के ओबीसी के बीच में जाते हैं, पसमानदा समाज के बीच में जाते हैं, तो उसको तो यह भी फीलिंग नहीं है कि मैं ओबीसी हूं, मैं खास समाज से हूं, मेरा ये जात जनगणना का सवाल जितना मेरे उस समाज के भाइयों का है उतना है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उससे भी ज्यादा सचर कमेटी की जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे भी ज्यादा वो संकट में है, उनका सबसे ज्यादा सवाल है। और जो आप कह रहे हैं इस बात को, ये जो आप देखिए कि जिनको जो है आपस की एकता बना करके लड़ाई को मोड़ देना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये जाति जनगणना का आंदोलन, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस विराट बहुजन एकता की आप बात कर रहे हैं, दलित और ओबीसी के बीच का, ओबीसी और ओबीसी के बीच का, हिंदू पसमानदा और मुस्लिम पसमानदा के बीच का, ये जो सारा, ये जो इसको आप जो जहां से चीजें हम किसी दौर में इसको खड़ा करना चाहते थे, बाद में वो चीजें बिखरी हैं। हम समझते हैं कि उस विराट बहुजन एकता को बनाने का, उस विराट बहुजन एकता को आगे ले चलने का, इसमें एक जबरदस्त जो है इस जाति जनगणना आंदोलन में छिपा हुआ है, और इस पे हमको लगता है कि प्रमुखता से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक और बात कहते हुए आपको अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए, इस दौर में इस मिथक को भी कई आंदोलनों ने तोड़ा है कि मोदी सरकार को हराया नहीं जा सकता, पीछे नहीं ढकेला जा सकता। ये मैं देख रहा था कि बहुत ये धारणा बहुत तेजी से फैल गई थी। मैं अभी किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बाद बहुत सारा बदला है, मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूं। मैं उसके पहले के भी आंदोलनों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतिहास के, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इतिहास के सारे सवाल, इतिहास के सारे बड़े सवालों को आप देखेंगे कि दुनिया के मामले में आप देखेंगे कि इतिहास के सारे बड़े सवालों को सड़कों ने हल किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी जिस तरह की तानाशाही है, आप देख लीजिए, एनआरसी आंदोलन को देख लीजिए, आप इसको फील करिए थोड़ा। जो अमित शाह संसद में हकड़ के बोल रहे थे कि डंके की चोट पे लागू करूंगा, डंके की चोट पे लागू करूंगा, आप देखिए 150 शाहीन बाग हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो गया, घुटने टेकना पड़ा। कहां चला गया वो उनका एनआरसी और नागरिकता कानून? इस बात को आप देखिए, इस बात को आप लोगों को समझना है। मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 को याद करिए, SC/ST कानून को कमजोर करने की सरकार ने एक साजिश की थी, अदालत के जरिए, कोर्ट के जरिए। इस बात को आप फील करिएगा। और आपने देखा होगा लाखों नौजवान सड़कों पे, 2 अप्रैल को याद करिए 2018 में लाखों नौजवान सड़कों पे उतरे, बहुत दमन हुआ,
बहुत लोग जेल में गए, बड़ा मुकदमा झेला, वो एनआरसी में भी झेला, वो SC ST एक्ट के तहत आंदोलन में भी झेला, लेकिन घुटने टेकना पड़ा उस सरकार को। आपने फील किया होगा, संसद में नया संशोधन कानून पास करना पड़ा, आपने ध्यान दिया। इसी सरकार को जिसको कहा जा रहा है कि जिसको हराया नहीं जा सकता है, इस बात को मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, ये दिमाग से निकालना है। और अभी आपने किसान आंदोलन को देखा, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहते हुए कि देखिए, एक बात समझ में आ गई है और आप लोगों को भी समझना चाहिए। ये जो आप पूरे विपक्ष का जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप विपक्ष को देख रहे हैं इस समय, उसका जो रवैया है इन प्रश्नों पे, चाहे वो एनआरसी आंदोलन के प्रश्न पे रवैया रहा हो, इस समय हिंदुस्तान के जो बड़े प्रश्न हैं, जो स्थापित, जो सत्ताधारी विपक्ष है, वो उन प्रश्नों को टच करने से बचने लगा है। इस बात को आपको समझना है। चाहे एनआरसी आंदोलन को आप देख लीजिए, उसमें कोई स्थापित विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा आप जो है उसके बाद SC ST एक्ट कानून के आंदोलन को देख लीजिए, आप उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर आंदोलन को देख लीजिए, उसके बाद आप किसान आंदोलन को देख लीजिए। इस दौर के सारे बड़े सवालों को जनता की लड़ाइयों ने सड़कों पे लड़के जीता है। वहां हर जगह आपको विपक्ष जो है गैर हाजिर दिखेगा। और हम समझते हैं कि जाति जनगणना का आंदोलन भी अगर आप लड़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप इसको जन मुद्दा बनाने की तरफ बढ़ेंगे, तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई भी आप जीतेंगे। कोई भी आपको इस लड़ाई को जीतने से रोक नहीं सकता है। इंकलाब जिंदाबाद।